गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। अभी तक जो भी हम लोगों ने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़े, जेड टेस्ट के बारे में पढ़ा, टी टेस्ट पढ़ा और एफ टेस्ट पढ़ा, ये सारे टेस्ट एक एजम्पशन पे बेस्ड थे। वो एजम्पशन हमारा जो था वो क्या था कि जो सैंपल्स हैं उसे हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो इस एजम्पशन के अंदर जो भी जितने भी तरह की स्टैटिस्टिक्स हमने यूज की वो सभी क्या थी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, तो अगर किसी भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के प्रोसीजर में, ठीक है, जब हम अपने सैंपल को टेस्ट कर रहे होते हैं और हमें इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारा पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन या उसके पैरामीटर के बारे में हमें पहले से कोई नॉलेज हो, कुछ नॉलेज हो, तो इस तरह के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन और पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो आप देखें कि जो जेड टेस्ट होता है उसमें जो सैंपल साइज होती है वो 30 से ज़्यादा होती है। टी टेस्ट में जो सैंपल साइज होती है वो 30 से कम होती है। लेकिन हमारा एक एजम्पशन यहाँ पर ये होता है कि जो सैंपल हम ड्रॉ किए हुए हैं, जो सैंपल हम लिए हुए हैं वो कहाँ से आया है, वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से आया है। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट में जो भी हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो सभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज की इस प्रोसीजर में, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के इस प्रोसीजर में जब हम सैंपल को टेस्ट करते हैं तो जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन तो है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के और उसके पैरामीटर के बारे में आइडिया होना, नॉलेज होना जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये आवश्यक होता है क्योंकि हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना और वहाँ पर उसका यूज़ करना है, तो इस तरह के टेस्ट को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ठीक है, बट बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऐसा देखा गया है कि हम जिस पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन के बारे में हम कोई एजम्पशन नहीं बना पाते हैं, ना तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और ना ही उसके पैरामीटर के बारे में हम किसी भी तरह का एजम्पशन नहीं बना पाते हैं। तो जब हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एजम्पशन, कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो हमें किसी अल्टरनेटिव टेक्निक की जरूरत पड़ती है जहाँ पर बिना किसी एजम्पशंस के बनाए हुए उसके डिस्ट्रीब्यूशन या उसके पैरामीटर किसके, पॉपुलेशन के, हम जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगा सकें। तो ऐसे जो हमारे टेस्ट होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। और काई स्क्वायर जो है आपका, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का ही एक एग्जाम्पल है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। यानी कि दो तरह के टेस्ट हो गए, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट आ गया। काई स्क्वायर टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ गया। पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पैरामीटर के बारे में हमें पहले से कोई नॉलेज होता है, हम उसके बारे में कोई एजम्पशंस जो है वो बनाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन और पैरामीटर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, हम कोई एजम्पशन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि सपोज करिए कि कोई वेरिएबल है जिसे हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, मीन 0 वेरिएंस 1 पे। ठीक है, तो जो समेसन एक्स आई स्क्वायर होगा, यानी कि उसमें जितने वेरिएबल हैं सभी वेरिएबल्स का स्क्वायर करिए और उसको सम करिए, तो वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले किसने दिया था, हेल्महोल्ट्ज ने दिया था 1876 में, और बाद में इंडिपेंडेंटली जो है कार्ल पियर्सन ने दिया 1900 में। जो इसकी रेंज होती है काई स्क्वायर की वो 0 से इन्फिनिटी होती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दें कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो n होता है।
इसका जो वेरिएंस होता है वो 2n होता है, और जो इसका मोड होता है वो n-2 होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेजरमेंटल डेटा और एनुमरेशन डेटा की। तो कहा जा रहा है कि जो डेटा हम ऑब्टेन करते हैं एक्चुअल मेजरमेंट से, उसे हम मेजरमेंटल डेटा कहते हैं। क्या चीज? एक्चुअल मेजरमेंट करके जो डेटा हम ऑब्टेन करते हैं वो हमारा मेजरमेंटल डेटा कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइट, वेट, एज, इनकम, एक्सेट्रा। यानी किसी भी चीज की अगर हमें हाइट पता करनी है तो हमें उसको मेजर करना पड़ेगा, तब हमें जो डेटा मिलेगा वो मेजरमेंटल डेटा कहलाएगा। वेट का भी अगर हमें डेटा चाहिए तो वेट भी हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। किसी की इनकम या एरिया का डेटा हमें चाहिए होगा तो उसे हमें मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, उस एरिया को। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट करके हमें जो डेटा ऑब्टेंड होता है उसे मेजरमेंटल डेटा कहते हैं। दूसरा एनुमरेशन डेटा, ये कैसे ऑब्टेंड होता है? ये एनुमरेशन के थ्रू ऑब्टेंड होता है, या जिसको हम क्या कहते हैं? काउंटिंग। इसमें हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ ब्लू फ्लावर्स। तो किसी भी जो है किचन गार्डन में फ्लावर्स बहुत सारे लगे हैं, वहाँ बहुत सारे कलर के फ्लावर हैं, बट अगर हम ब्लू फ्लावर की बात करेंगे तो हमें उस ब्लू फ्लावर को गिनना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी कि कितने ब्लू फ्लावर हैं। नंबर ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, 100 या 150 या 200 या 50, जो भी बच्चे हैं। और उसमें जब हम बात करेंगे कि इंटेलिजेंट बॉयज, तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि उसमें से कितने इंटेलिजेंट बॉयज हैं। नंबर ऑफ कर्ल्ड लीव्स, किसी भी पौधे पे बहुत सारी लीव्स हैं पर उसमें कर्ल्ड लीव्स कितनी हैं, इसके लिए तुम्हें काउंटिंग करना पड़ेगा। तो जब भी हम डेटा काउंटिंग करके ऑब्टेन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एनुमरेशन डेटा कहते हैं। जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है ये इन्हीं एनुमरेशन डेटा के लिए यूज किया जाता है, और जो जनरली किससे रिलेटेड होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल से। इसी तरह से जो हमारा टी टेस्ट है, जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट कहते हैं, ये मेजरमेंटल डेटा के लिए यूज किया जाता है। और जनरली जो रिलेटेड वेरिएबल इससे होता है वो कौन सा होता है? कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो मेजरमेंटल डेटा और एनिमेशन डेटा को आप समझ गए। बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के और कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं उन्हें हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं। यानी इनमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो होल नंबर में होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है इसमें जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकती हैं। जैसे वहां पर 2 3 4 हो रहा था, यानी 3 4 3 4 या फिर 5 हो जाता, होल नंबर रहता। बट यहाँ पर 3.6 3.7 3.8 4.2 5 5.7 सब कुछ आ सकता है ना। तो ये हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। हाइट जब आप मेजर करोगे तो जरूरी नहीं कि वो केवल 4 फुट ही होगा या फिर 5 फुट होगा, वो 4.4 फुट भी हो सकता है, 4.8 फुट भी हो सकता है ना। तो आई होप आप समझ गए होगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल को। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू नो वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर सेग्रीगेटिंग इन थ्योरेटिकल रेशियो। ठीक है, अब सेग्रीगेटिंग की बात करें से मेंडल ने ही कहा था कि F1 जनरेशन में हमें 3 टॉल और एक शॉर्ट या स्मॉल प्लांट मिलेगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल है वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि अगर F1 जनरेशन में 4 पौधे हैं तो उसमें से 3 टॉल होंगे और 1 जो है वो स्मॉल होगा। अगर इसी तरह से टोटल F1 जनरेशन में 100 पौधे आए हैं तो 75 टॉल मिलना चाहिए, 25 जो है स्मॉल मिलना चाहिए। बट जरूरी नहीं कि 75 टॉल हो और 25 स्मॉल हो। वो हो सकता है कि 72 जो है टॉल हो, बाकी जो 28 बच गए वो स्मॉल हो। तो क्या यहाँ मेंडल गलत हो जाएंगे? अब इसी बात को टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे कि भाई जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और एक तरफ ऑब्जर्व वैल्यू है, क्या इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? तो हम इस चीज को काई स्क्वायर टेस्ट से टेस्ट करते हैं। या फिर दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो वो दो एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, इस बात को भी टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। अब जो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होता है वो ये यूज किया जाता है। ठीक है,
और इसको देखिए गुडनेस ऑफ फिट के लिए हम यूज करते हैं। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या है? वही कि हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, ये इस चीज को टेस्ट करता है, इसलिए इसे गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू पे एकदम से फिट है या नहीं है, गुड फिट है वहां पर या नहीं है, तो इसी चीज को टेस्ट करता है ये एक्सप्रेशन, इसीलिए इसे गुडनेस ऑफ फिट भी कहते हैं। तो ओ आई यहाँ पर क्या है? ओ आई आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और जो ई आई है वो आपकी क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम थर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और जो एन है वो आपका नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ क्लासेस है। और ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे? n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनती है। तो नल हाइपोथेसिस हमारी यही बनती है कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि जो समेसन ई आई है वो समेसन ओ आई के बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं इनके बीच में। यानी जैसे मेंडल ने एक्सपेक्ट किया था कि 75 और 25 होंगे, 75 टॉल और 25 स्मॉल, और टेस्ट करने के बाद अगर हमारी हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है कि भाई 72 और जो 28 आया है उस रिजल्ट में, और जो हमारा थ्योरेटिकल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेंडल यहाँ पर सही है ना? तो ये यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारी वही होती है, कोई डिफरेंस नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि जो मेंडल ने कहा था 75 और 25 का रेशियो मिलेगा, अगर वो 72 और 28 का रेशियो मिला है प्रैक्टिकली, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात ये होती है कि रिजल्ट मिलने के बाद हम कंक्लूजन कैसे करेंगे। तो जब हमें कैलकुलेटेड का स्क्वायर मिल जाएगा तो एक तो हमें कैलकुलेटेड का स्क्वायर मिल जाएगा, दूसरी चीज हमें टेबल से का स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे हम अल्फा कहते हैं वो 5%, 10%, 1% जो भी लेना होगा उससे ले लेंगे। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी जो है टेबलेटेड वैल्यू से कम हो जाएगी तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब कि जो मंडल ने कहा था थ्योरेटिकली वो चीज प्रैक्टिकली भी सही हो गई। ठीक है, बट अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बड़ी हो जाती है टेबलेटेड वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। वी डू नॉट एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस केस में। तो वहां पर मेंडल जो है वो गलत हो जाएंगे कि मेंडल ने जो कहा था कि 3:1 के रेशियो में मिलेगा, बट वो 3:1 के रेशियो में नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं काई स्क्वायर टेस्ट की वैलिडिटी के लिए। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट जिसे हम गुडनेस ऑफ फिट कहते हैं, चूंकि ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच में हम इसे यूज करते हैं उसके सिग्निफिकेंट डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस ये हैं कि पहली कंडीशन में है कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो हमारे सैंपल ऑब्जर्वेशन हैं सारे के सारे। और जो सेल में फ्रीक्वेंसीज है जो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जर्व वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये लीनियर होने चाहिए। लीनियर का मतलब कि जो समेसन ओ आई है, यानी जो पूरी ऑब्जर्व वैल्यू है उसका आप सम करिए, जो पूरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका आप सम करिए, वो दोनों सम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एन जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, हमने आपको बताया था कि लार्ज सैंपल टेस्ट होता है, तो जो एन आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है वो लार्ज होनी चाहिए, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ग्रेटर देन 50, वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि किसी भी सेल के अंदर जो हमारी थ्योरेटिकल या जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो हमारी वैल्यूज हैं, जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? पूल्ड कर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जो हमारी सेल की फ्रीक्वेंसी है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चार एजम्पन्स हैं हमारे यहाँ पे कि सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, जो हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, उनकी जो सेल फ्रीक्वेंसीज है यानी समेसन ओ आई और समेसन ई आई वो बराबर होनी चाहिए। तीसरी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। और चौथी चीज कि किसी भी सेल की फ्रीक्वेंसी कौन सी? थ्योरेटिकल वाली, वो लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए, वो 5 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है,
अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या है काई स्क्वायर टेस्ट के। तो पहला एप्लीकेशन तो भाई टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, जो हम लोगों ने देखा कि दो एट्रीब्यूट्स के इंडिपेंडेंस को टेस्ट करता है कि वो जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंस हैं या फिर डिपेंडेंट हैं। ठीक है। ये गुडनेस ऑफ फिट को भी टेस्ट करता है, ये भी अभी हमने देखा कि ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, जो जेनेटिक्स में लिंकेज की प्रॉब्लम्स होती है तो ये लिंकेज को भी टेस्ट करता है कि लिंकेज है या लिंकेज नहीं है। इस चीज को भी पता करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। और जो सैंपल का वेरिएंस होता है और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है उसको भी कंपेयर करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। पांचवा एप्लीकेशन इसका क्या है कि टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, की जो वेरिएंसेस हैं उनके बीच में होमोजेनिटी है या नहीं है, यानी जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है या नहीं है, ये भी टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी भी होमोजेनिटी को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, इसको भी टेस्ट करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।